अब आगे शिवा सलोनी से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो, वरना जाने दो। सलोनी बस सोने ही वाली थी, वो बोली, अच्छा और वो कौन सी आइडिया है महाशय, जरा हमें बताएंगे आपके इस महान खोपड़ी के अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है। सलोनी बोली, यार सैली कभी तो मेरी बातों को सीरियस ले लिया करो। शिवा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, वो इसलिए शिबू क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जब भी कोई आइडिया देते हो ना वो कभी अच्छी नहीं होती। सलोनी बोली, हा वेरी फनी, मुझे हंसी नहीं आई समझी, क्यों तुम्हें मेरे आइडियाज से जलन होती है। शिवा बोला, ओह हेलो, ख्याली पुलाव पकाना ना कोई तुमसे सीखे मुझे, ना तुम्हारी कोई भी आइडिया से कोई जलन वलन नहीं हो रही है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे आइडिया से भारत देश अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर बन गया है। सलोनी अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या, ये लड़की सच में पागल है। अरे जिस इंसान के एक बिजनेस आइडिया के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये लड़की है कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिवा राठौर के आइडिया को बेकार बोल रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि बेड काफी बड़ा है, इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ में ही सो जाए। शिवा बोला। बस शिवा का इतना बोलना था कि सलोनी ज्वालामुखी की तरह गुस्से से फट पड़ी। सलोनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शिबू क्या तुम चाहते हो कि शादी से पहले तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। अरे मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं है सैली, जैसा तुम सोच रही हो। शिवा अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए बोला, अच्छा ये ऐसा वैसा कोई ख्याल नहीं है तो फिर फालतू के बकवास बंद करो और सीधा जाकर बेड में चुपचाप सो जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई और हो ही नहीं सकता, समझे ना। सलोनी शिवा को धमकाते हुए बोला, ओके रिलैक्स सैली, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ बेड में सोने के लिए, तो तुम आराम से काउच में सो जाओ, गुड नाइट। रात के समय पुल ये बोलकर शिवा जल्दी से बेड जाकर लेट गया। सलोनी अब जाकर रिलैक्स फील की, वरना सच में आज वो शिवा की पिटाई जरूर करती। इधर इंदौर में एक बड़े से बंगलों में करीब 15 आदमियों के ऊपर एक 28 साल का लड़का बिना उनके सुने फायरिंग कर देता है, जिससे वे सभी 15 लोग तुरंत ही फर्श पर ढेर हो जाते हैं, और वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसके पूरे चेहरे में खून के छींटे और हाथ भी खून से सना हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं रोहित चड्डा था, जो शिवा को मारने की 2 बार नाकाम कोशिश कर चुका था। हर बार बच जाता है, लगता है यमराज से एग्रीमेंट बनवा कर आया। कोई बात नहीं मिस्टर शिवा राठौर, एक ना एक दिन तो तू मेरे हाथों से मरेगा, ये तो कन्फर्म है। रोहित चड्डा गुस्से से चीखते हुए बोला। रोहित चड्डा गुस्से बौखलाया हुआ था, गुस्से से अपने आदमियों पर बरस रहा था। सिर्फ एक काम दिया था तुम लोगों को, वो भी नहीं हो सका, सबके सब बेकार हो, दफा हो जाओ मेरे नजरों से, वरना इनके जैसे ही अपना जान गंवा दोगे। रोहित गुस्से से अपने मरे हुए आदमियों की तरफ इशारा करके बोला। रोहित का बोलना था कि सभी आदमी अपने जान की परवाह करके रोहित के सामने से 9-2-11 हो गए। उस आदिल का भी नहीं पता 4 दिन से कहाँ गायब है, न कॉल रिसीव कर रहा है, न मैसेज का जवाब दे रहा है, लगता भगवान मेरे ही कुंडली ऐसे गधों को दिया है। रोहित फ्रस्ट्रेट होते हुए, तुम्हें इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जीत चड्डा बोला। जी हाँ, सही पहचाने, ये जीत चड्डा और कोई नहीं, वही धोखेबाज और फ्रॉड इंसान है जिसने सलोनी के पापा से सब कुछ छीन लिया था। जीत ने बहुत ही इत्मीनान से बोला। रोहित इस तरह गुस्सा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, दुश्मन को हराना है तो आपको उसे उसके घर पर जाकर उसके कमजोरी के बारे में पता करना है, फिर उसके कमजोरी पे वार करो और दुश्मन एक ही वार में खत्म। अरे पापा, आप तो ऐसे बोल रही जैसा आपने पहले ही ऐसा गेम खेल चुके हो। रोहित चड्डा बोला। गेम क्या बेटा, मैं खिलाड़ी हूँ ऐसे गेम में। जीत बड़े एटीट्यूड के साथ बोला। जीत और रोहित अभी बात कर ही रहे थे कि वहां पर वीर चड्डा आया, जो को रोहित चड्डा का छोटा भाई और जीत चड्डा का सबसे छोटा बेटा था। वीर चड्डा इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो रहा था, गुस्से से अपने सामने रखे टेबल और फ्लावर पॉट को उठाकर जमीन में फेंक दिया। वीर को इस तरह गुस्से में बौखलाए देखकर जीत आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, वीर, ये क्या हरकत है, तुम इस तरह सब कुछ तहस नहस क्यों कर रहे हो? वीर गुस्से में इतना बौखलाया हुआ था कि उसे जीत की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा था। अपने बात को इग्नोर होते देख जीत को भी अब गुस्सा आने लगा। जीत गुस्से से वीर को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी रोहित जीत आगे आकर बोला, पापा शांत हो जाए, मैं इसे संभालता हूँ, पता करता हूँ आखिर ये इस तरह के बिहेव क्यों कर रहा है। अभी के अभी इसे मेरे सामने से ले जाओ, वरना मैं इसके साथ क्या कर जाऊंगा मुझे ये खुद पता नहीं। जीत गुस्से से बोला और अपने रूम में चला गया। वही वीर, जो कि गुस्से से किसी पागल सांड की तरह हरकत कर रहा था,
रोहित जल्दी से पीछे से जाकर वीर को हक कर लिया और वीर को शांत करने लगा। शश शांत हो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम बताओगे क्या हुआ है। रोहित वीर को शांत करते हुए बोला। वीर रोहित के इस तरह प्यार से शांत करने से शांत हुआ और रोहित को गले लगा लिया और गले लगाकर रोने लगा और रोते हुए बोला, भाई मुझे वो चाहिए, बस वो चाहिए, मैं उसे किसी भी कीमत में किसी के साथ नहीं देख सकता। वीर पहले तो तुम ये बच्चों जैसा रोना बंद करो और साफ साफ बताओ तुम ये किसके बात कर रहे हो। रोहित बोला। वीर खुद को शांत किया और बोला, भाई एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ और उसका नाम सलोनी है और वो मुझसे प्यार नहीं करती है और वो किसी और से शादी करने जा रही है। मैंने बहुत पता किया वो किससे शादी करना कर रही है, लेकिन मुझे कहीं से पता नहीं चला। ओह, तो हमारे छोटे नवाब को प्यार हो गया है। हाँ, रोहित वीर को चिढ़ाते हुए बोला। भाई यहाँ मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और एक आप हो कि इसे हल्के में ले रहे हो। वीर बोला। अरे तो ऐसी बात है तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं कब से तेरे कदमों में उस लड़की लाकर रख देता और उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के प्यार को ठुकराने की। तू टेंशन मत ले छोटे, में 2 दिन के अंदर में वो लड़की तेरे बाहों में होगी। रोहित बोला। सच भाई, वीर खुश होकर बोला। कोई शक है तुझे मेरे ऊपर, तेरी यही इच्छा है ना कि वो लड़की तुझे एक्सेप्ट कर ले और वो तेरे साथ शादी करवाने के लिए तैयार हो जाए। रोहित वीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। हाँ, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती है, बट आई कांट लिव विदाउट हर। भाई मुझे सलोनी चाहिए तो चाहिए, वो भी किसी भी हाल में। वीर बोला। अब बताओ इस सरफिरे इंसान को कौन समझाए कि सलोनी इंसान है, कोई सामान थोड़े ना कि पसंद आए तो उठा ले। रोहित वीर को प्रॉमिस दिया कि वो 2 दिन में सलोनी को कहीं से भी ढूंढ निकलेगा और उसे वीर के पास लाएगा। फिर वीर अपने रूम चला गया और रोहित ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि उसे अपने आगे का प्लान एग्जीक्यूट ऑफिस से ही करना था, भले ही अभी रात के 11 बज रहे थे। वही वीर अपने रूम में पहुंचकर सलोनी के फोटो जो सीधा सीधा उसके रूम के वॉल साइज का था उसे छूकर बोला, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए 2 दिन तक लॉकअप पे बंद रहा, ये बात मेरे बड़े भाई और पापा को नहीं पता है। फिर वीर अचानक से गुस्सा हो गया और बोला, मैं उस पुलिस वाले को उसकी औकात ना दिखाई तो मेरा नाम भी वीर चड्डा नहीं, बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सलोनी कहाँ है इसकी सुराग मिल जाए बस। ये बोलकर वीर सलोनी के फोटो पर हाथ फेरते हुए पागलों की तरह किसिस की बरसात कर दिया। मतलब ये कि वीर सलोनी फोटो को बहुत ही शिद्दत से किस करने लगा। नेक्स्ट सुबह राठौर मेंशन में आज सभी को शादी के लिए राजस्थान जाना था, इसलिए सभी लोग अपने अपनी तैयारी में बिजी थे। वही राधा अपने सामान की पैकिंग करते हुए सलोनी को ढेर सारा गालियां दे देते जा रही थी। कामिनी, सलोनी तू एक बार तो मिल, मैं तुझे अच्छे से मजा ना चखाई ना, तो मेरी नाम भी राधा शर्मा नहीं, तूने मुझे अकेले छोड़कर अपने होने वाले पति के से साथ एंजॉय कर रही है। आजा बेटा तुझे तो मैं बताती हूँ। राधा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। वही कोई था जो राधा के हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा था। राधा अपने धुन में सलोनी को ना जाने कितने ही गलियां देते जा रही थी, वही दरवाजा के पीछे कोई राधा के हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा था। यह कोई और नहीं, हमारे दूसरे दूल्हा शिवाय थे। राधा को जैसे ये फील हुआ कि कोई उसे उसके पीछे से देख रहा है, तो राधा ने अपने पैकिंग छोड़कर पीछे पलटकर देखी तो उसके पीछे कोई नहीं था, क्योंकि शिवाय वापस से दरवाजा के पीछे छुप गया था। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? सीमा जो राधा से पूछने आ रही थी कि उसकी पैकिंग पूरा हुआ कि नहीं, लेकिन वो जैसे ही राधा के रूम की तरफ आई तो देखी कि शिवाय राधा के रूम में कुछ देखने कोशिश कर रहा है। हेलो आंटी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वो एक्चुअली में मैं इसलिए आया था आप लोग को बताने की माँ ने बोली है कि आप लोग का तैयारी हो गया हो, तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलिए मेंशन, हमें अब चलना है क्योंकि जेड रेडी है। शिव बोला और बिना सीमा की जवाब सुने ही जल्दी से चला गया। सीमा तो पहले ही समझ चुकी थी कि शिवाय क्यों आया था, उसे इस तरह बहाने बनाते देख ही समझ गई कि आखिर माजरा क्या है। वही राधा बस कंफ्यूज थी, अगर बंदे को बताना तो बता देता ना, इस तरह से रूम में तान का झांकी करने की क्या जरूरत। राधा को सोचते देख सीमा बोली, क्या सोच रही हो तुम राधा? आंटी कुछ भी तो नहीं, राधा बोली। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारी पैकिंग तो कंप्लीट हो गई ना, कुछ बाकी तो नहीं रह गया? देख लो अच्छे, और सलोनी के भी पूरे सामान अच्छे से पैकिंग कर ली हो ना? सीमा राधा की पैकिंग सामान को चेक करते हुए बोली। हाँ आंटी मैंने पूरा पैकिंग कर ली, बताओ खुद यहाँ से उड़नचू हो गई और मुझे यहाँ फंसा दी, अच्छी बात नहीं है। राधा मुंह बनाते हुए सीमा से सलोनी की शिकायत करते हुए बोली।
आप क्या ही कर सकते हैं बेटा, अगर तुझे भी घूमने जाना है तो कोई नहीं तू और शिवाय आराम से घूमते फिरते आना राजस्थान, हम लोग जेड से चले जाते हैं, तुम दोनों कार से आना। इक्वल सीमा बोली। वाह आंटी क्या गजब की आइडिया दिए हो, लेकिन मुझे इस आइडिया को फॉलो नहीं करना है, फिलहाल के लिए तो मैं भी हवाई ट्रेवलन का मजा लूंगी। इक्वल्स राधा मना करते हुए बोली। ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, अब चलो सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इक्वल सीमा बोली। क्या माँ भी चली गई? बताओ मुझे कैसे माँ और पापा मिले हैं, उनको मेरी कद्र ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ आकर बेटी की हेल्प ही कर दे। इक्वल्स राधा झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली। राधा को ड्रामा करते देख सीमा राधा के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली। इक्वल्स हो गया या और भी ड्रामा करनी है? चलो जल्दी से, जब देखो तब ड्रामा करती रहती है। फिर सभी लोग एक एक करके सभी गाड़ी में बैठ गए। आखिर में शिवाय और राधा ही बचे, तो शिवाय और राधा दूसरे गाड़ी में दोनों बैठे। राधा अभी भी शिवाय के साथ अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि उसने कल जो शिवाय के फ्लर्ट की थी। राधा उन सभी बातों को याद करके खुद में ही बहुत ही शाय फील कर रही थी। वही शिवाय बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार वो और राधा दोनों एक दूसरे के साथ अकेले बैठे थे। शिवाय ड्राइविंग करते हुए राधा से पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जी मुझे क्या बोलना चाहिए, राधा भी कैजुअल जवाब दी। अरे अपने बारे से कुछ बताओ ना, देखो हम दोनों की शादी सडन फिक्स हुई है, तो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने की मौका ही नहीं मिला, तो इससे बेटर टाइम हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। हम दोनों अकेले हैं तो जब तक हम लोग एयरपोर्ट तक में पहुंचे तब तक एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जा ही लेते हैं। अच्छा तो ये बात है, तो क्या जानना मिस्टर शिवाय आपको हमारे बारे में? इक्वल्स राधा बोली। कुछ भी, लाइक आपको क्या पसंद है, आपके हॉबीज वगैरह क्या है? इक्वल्स शिवाय बोला। ओह तो ये बात है, तो मुझे ना लड़कों को ताड़ना पसंद है, और जो लड़के अपने गर्लफ्रेंड को चीट करते हैं उन लड़कों के पिटाई करना मेरी हॉबी है। इक्वल्स राधा शिवाय को टीज करते हुए बोली। वॉट, ये भी कोई पसंद और हॉबी हुआ? भला कोई लड़की किसी लड़के को ताड़ कैसे सकती है? आज तक मैं किसी भी लड़की को किसी लड़के को ताड़ते हुए नहीं देखा। इक्वल्स शिवाय सरप्राइज होते हुए बोला। अच्छा जब लड़के लड़कियों को ताड़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं ताड़ सकती लड़कों को? इक्वल्स राधा बोली। एक्सक्यूज मी, मैं उसी तरह के लड़का नहीं हूँ। इक्वल्स शिवाय बोला। मुझे तो नहीं लगता मिस्टर शिवाय कि आप उस तरह के लड़के नहीं हो, मुझे तो यही 100% यकीन है कि आप भी उसी तरह के लड़के हो जो किसी भी लड़की के रूम में बिना उसकी परमिशन के तान का झांकी करता है। इक्वल्स राधा बोली। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें देख रहा था? इक्वल्स शिवाय हंसते हुए बोला। आपको थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या मिस्टर शिवाय? कि आप भी अपने भाई जैसे लाज शर्म को भूल के पी चुके हो? अगर आंटी की जगह आपको मेरे रूम में झांकते हुए मेरी माँ और पापा देख लिए होते तो मेरी क्या इंप्रेशन रह जाती माँ और पापा के सामने? इक्वल्स राधा चिढ़ते हुए बोली। आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरा आपकी रूम में झांकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप किसी को बहुत ही बुरी तरीका से गाली दे रहे थे तो मैं वही सुन रहा था। इक्वल्स शिवाय अपनी सफाई देते हुए बोला। अंग्रेज चले गए पर अपनी औलाद छोड़कर चले गए। एक आई एम सॉरी बोलो और निकल लो। मुंह। इक्वल्स राधा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली। क्या बोल रही है, जरा तेज बोलेंगी? इक्वल्स शिवाय कंफ्यूज होते हुए बोला। कुछ नहीं, आप बस अपने ड्राइविंग में ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चले एयरपोर्ट पहुंचने की जगह पर हम यमलोक पहुंच जाए। इक्वल्स राधा बोली। लेकिन हम लोग यमलोक आखिर जाएंगे ही क्यों? इक्वल्स शिवाय फिर से कंफ्यूज होते हुए बोला। शिवाय की बात सुनकर राधा शिवाय को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी पागल इंसान को देख रही हो, फिर अपने मन में बोली। इक्वल्स ये इंसान जितना हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखता है उतना ही बड़ा वाला गधा है। क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, लगा है क्या मेरे फेस पर? ये बोलकर शिवाय खुद को मिरर में देखने लगा। राधा को अब पक्का यकीन हो गया कि ये लड़का सच में एक नंबर का गधा है। नहीं, मेरे फेस में तो कुछ भी नहीं है। शिवाय अपने बाल पर हाथ फेरते हुए बोला। वो तो मुझे दिख रही है कि फेस में कुछ नहीं लगा हुआ है, बस मैं तुम्हारे सिर पर 2 सिंग और मुंह 2 लंबे दांत एकदम ड्रैकुला की तरह देख रही थी, लेकिन वो है ही नहीं। इक्वल्स राधा शिवाय को टोंट मारते हुए बोली। वॉट, ड्रैकुला? सीरियसली? हाँ, तुम्हारे सामने इतना हॉट एंड हैंडसम बंदा बैठा है और एक तुम हो कि ड्रैकुला के पीछे पागल हो रही हो? इक्वल्स शिवाय बोला। अरे यार, इस इंसान में सिक्स सेंस नाम की कोई चीज नहीं है क्या? राधा अपना माथा पीटते हुए धीरे से खुद से बोली। अब आप फिर से खुद से बुदा रही हैं मिस शर्मा? इक्वल्स शिवाय बोला। इस बार राधा फ्रास्टेड हो गई और जोर से बोली। इक्वल्स अबे ओ जड़ बुद्धि, क्या तुम्हारे दिमाग काम करना बंद कर दिया है? ऊपर वाले खोपड़ी दो दिया है लेकिन इस खोपड़ी में भेजा डालना भूल गया। आखिर कोई इंसान इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है?
चुपचाप कार चलाओ और आगे से मेरे बात करने की कोशिश किए ना तो देखना यहीं पर मैं सिर फोड़ दूंगी। ओके ओके डोंट वॉरी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, शिवाय बोला। राधा गुस्सा होते देख शिवाय चुपचाप कार चलाने में भी खुद का भलाई समझा और शांति से ड्राइविंग करने लगा। वही राधा खुद से मन ही मन बोली, से ऊपर वाले, मैंने आपको हैंडसम और हॉट बंदा मानगा जरूर था लेकिन दिमाग से पैदल इंसान को नहीं मानगा था, लेकिन आपने मेरे कुंडली में इस गधों के सरदार को डाल दिए। दिल्ली में शिवी होटल में शिवा सलोनी को उठा उठा कर परेशान हो गया था, क्योंकि सलोनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, लेकिन सलोनी उठते ना देखकर शिवा सलोनी को अपने गोद में लिया और बाथरूम में बाथटब में बैठा दिया। सलोनी के जैसे अपने में ठंडा फील की तो अपनी नींद से हड़बड़ाकर उठ गई, और जब नींद खुली तो देख खुद को बाथटब में पाए। मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो काउच में सो रही थी, सलोनी बाथटब से उठते हुए बोली। सलोनी अभी तक अपने सामने नहीं देखी थी। गुड मॉर्निंग होने वाली बीवी, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ये बोलकर शिवा बाथरूम से चला गया। क्या इस इंसान ने मुझे गहरी नींद में उठकर बाथटब में रखा, इसको तो मैं बताती हूँ, लेकिन इस इंसान को मजा चखाने से पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, कोथा एक ही था जो अब गीला हो चुका है। सलोनी बाथरूम से शिवा जोर से चिल्लाते हुए बोली, शिबू, तुम्हारा अकल क्या, सुबह सुबह ही घास चरने गया हुआ है? हाँ तुम्हें पता है ना मेरे पास और कोई दूसरा ड्रेस नहीं है, अब मैं क्या पहनूंगी? हाँ। फिर शिवा बाथरूम के दरवाजा को नॉक करते हुए बोला, हाँ सुन रहा हूँ, और तुम्हारे लिए ये ड्रेस मंगवाया है, लो इसे पहन लो, ये बाहर कबाड़ साइड रखा हुआ है, तब तक मैं थोड़ी देर काम से नीचे का रहा हूँ, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, मेरे आते तक रेडी रहना, हमें यहीं से राजस्थान के लिए निकलना होगा। ये बोला और शिवा रूम से चला गया। सलोनी जैसे ही सुनी कि उसके लिए ड्रेस आ चुके हैं तो रिलैक्स हो गई। फिर कुछ ही देर में सलोनी बाथरूम से फ्रेश होकर आ गई और शिवा ने जो ड्रेस मंगवाया था उसे पहन ली। सलोनी इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर कुछ ही देर में शिवा अपने साथ नाश्ता लेकर आ गया। शिवा ने जैसे ही सलोनी को देखा तो सलोनी की खूबसूरती में खो सा गया। उसके ऊपर ये ड्रेस और सलोनी के बॉडी सेफ, ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग के अप्सरा उतर आए हो। सलोनी इस वक्त व्हाइट कॉलर और गोल्डन बॉर्डर वाली मराठी नौवारी लुगड़ा पहनी थी। यह साड़ी की पारंपरिक मराठी शैली है जिसे पेटीकोट के बिना पहना जाता है। साड़ी ड्रेपिंग की यह शैली सभी जातियों के बीच आम है, लेकिन ड्रेपिंग का तरीका क्षेत्र और स्थलाकृति के अनुसार भी भिन्न होता है। शिवा को खोए हुए देखकर सलोनी बोली, क्या हुआ, तुम्हें ये नौवारी लुगड़ा अच्छी नहीं लगी क्या? वाह ये कितना औसम है, मुझे नहीं पता था तुम्हें मराठी साड़ी पहनना भी आती है। शिवा सलोनी को अप्रिशिएट करते हुए बोला। ओके थैंक यू सो मच मुझे ये साड़ी दिलाने के लिए, चलो फिर नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लगी है, सलोनी ये बोली और शिवा और खुद के लिए नाश्ता सर्व की। शिवा और सलोनी दोनों ने मिलकर नाश्ता एंजॉय किए और सुबह 10 बजे की फ्लाइट से राजस्थान लीलावती पैलेस पहुंच गए। इधर पूरे राठौर फैमिली भी इंदौर से राजस्थान के लिए 11 बजे वाली फ्लाइट से निकल गए। कुछ ही घंटे में पूरे राठौर फैमिली लीलावती पैलेस पहुंच गए, जहां पर शिवा और सलोनी पहले से ही पहुंच चुके थे। वहीं शिवानी जो रोहित चड्डा सुबह से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, उतने में ही उसके मोबाइल में एक वीडियो आया। उस वीडियो को देखकर और सुनकर शिवानी के हाथ से गिर गया। आखिर कौन सा वीडियो था जिसे देखकर शिवानी के हाथों से फोन गिर गया? क्या ये शादी अच्छे से हो पाएगी या फिर इस शादी को रोकने के लिए कोई साजिश रची जाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।